नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी ने पंजाब के लिए 34 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सुजानपुर से दिनेश सिंह बब्बू को टिकट मिला है। दीनानगर से रेणु कश्यप चुनाव लड़ेंगी। अमृतसर नॉर्थ से सुखविंदर सिंह पिंटू को टिकट, तो कपूरथला से रणजीत सिंह खोजेवाला लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने 12 किसानों को भी टिकट दिया है। तो पंजाब के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है। कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में उनकी नाक के नीचे अवैध रेत खनन हो रहा है। ये अनेक विषय अनेक तरीके से आप सबके सामने पहले भी आ चुके हैं। इससे साबित होता है कि प्रदेश के रेत माफिया से उनके कितने घनिष्ठ संबंध हैं। यही नहीं, पिछले दिनों हुए छापों में यह पता चलता है कि मात्र 2-3 महीनों में ही इतना धन कहां से इकट्ठा कर लिया गया है। ये साफ दर्शाता है कि वह भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई कांग्रेस को चला रहे हैं और स्वयं भी डूबे हुए हैं। यही नहीं, प्रदेश सरकार पंजाब विरुद्ध केंद्र की मुद्दा बनाकर लोगों की भावनाएं भड़काना चाहती है। यह बहुत ही खतरनाक दिशा है। इस तुच्छ राजनीति के कारण के लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। 5 जनवरी को फिरोजपुर में हुई घटना से यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी इनके लिए महत्वपूर्ण है, और जिसके कारण उन्होंने जिस प्रकार की दुर्घटना वहाँ पर घटना की गई, उसे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जैसे पद भी सुरक्षित नहीं है। बंधु, आज पंजाब की पहली सूची हम घोषित करने जा रहे हैं। आने वाले पंजाब चुनावों के लिए भाजपा ने 34 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषणा कर रही है। आज सर्वप्रथम तो भाजपा चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहती है कि उन्होंने पंजाब के रविदासिया समुदाय का ध्यान रखते हुए चुनावों की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी करी है। इससे पंजाब में रविदासिया समुदाय को संत रविदास जी की जयंती पर तीर्थ जाने का अवसर प्राप्त होगा। ये रविदास समाज के सभी संपूर्ण डेरे हैं, उनकी मांग थी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 35 यूट्यूब चैनल बैन कर दिए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट्स पर भी एक्शन लिया गया है। देश विरोधी गतिविधियों के चलते ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट्स पर भी एक्शन लिया गया है। देश विरोधी गतिविधि के चलते ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 35 यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और ये कहा गया है कि इस पर देश को बदनाम करने वाला कंटेंट चलाया जाता था, देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के चैम्बर में मिला सांप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया सांप को। तो ये मुंबई की ये खबर है। जज के चैम्बर से सांप मिला बॉम्बे हाई कोर्ट में और सांप को रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जज के चैम्बर से ये सांप मिला था बॉम्बे हाई कोर्ट में और सांप को रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग की टीम को अलर्ट किया गया और उसके बाद सांप को रेस्क्यू कर लिया गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के चैम्बर से सांप मिला और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है, रेस्क्यू सांप को किया गया वन विभाग की टीम द्वारा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के चैम्बर से सांप मिला। और अब वक्त तो चला है ग्राउंड जीरो के हीरो का, जहां पर हमारे सहयोगी आपको ग्राउंड जीरो की हर खबर से अवगत करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र रिलीज किया है और अपने आप में ये घोषणा पत्र बेहद अहम है, क्योंकि इस घोषणा पत्र की अगर बात करें, इसका नाम सबसे पहले तो कांग्रेस ने जो रखा है भर्ती विधान, और इसका जो टाइटल रखा है मेरा जॉब मुझे मिलेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब युवाओं को साधने की जो तैयारी है वो कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र के माध्यम से की है। और घोषणा पत्र की जो प्रमुख बातें आज रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उन बातों को स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को सिर्फ 1.5 लाख पदों पर भरे जाएंगे, यानी कि जो ये पद रिक्त है उत्तर प्रदेश में, इसको भरने की बात हो रही है। बेसिक शिक्षा क्षेत्र में 1 लाख प्रधानाध्यापकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। और चीज़ों को आप समझिए, यहाँ पे महिलाओं को भी जोड़ने की बात है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात यहाँ पे की गई है।
मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोजगार के अवसर है वो कांग्रेस पार्टी देने का दावा कर रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरे चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं की भागीदारी की भी बात की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की अगर बात करें तो 40% जो टिकटों की भागीदारी है वो कांग्रेस ने महिलाओं को दिया है। और लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे को लेकर के प्रियंका गांधी लगातार आगे बढ़ रही हैं। आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। और रही बात तो सीएम के चेहरे को लेकर के भी उनसे सवाल पूछा गया तो मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया कि मैं दिखाई दे रही हूं। यानी कि स्पष्ट है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ नजर आए। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस किस तरीके से डिजिटली जो प्रचार प्रसार उसकी तैयारी करी है, रोहन गुप्ता जी, आप चूंकि लंबे समय से डिजिटल कांग्रेस को हर जगह पे आपने देखा है और ये एक ऐसा दौर है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और आप लोग, मैं कहूँगा डिजिटली लड़ाई है, क्या तैयारी है? देखिए, लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं और हमारी लड़ाई इसलिए ईजी है कि हम जुमलों से लड़ाई कर रहे हैं, नफरत की राजनीति से लड़ाई कर रहे हैं, जाति की राजनीति से लड़ाई कर रहे हैं, धर्म की राजनीति से लड़ाई कर रहे हैं। जो आपने देखा आज उत्तर प्रदेश में विधान हम लेके आए हैं, भर्ती विधान, बहुत स्पेसिफिक हमने युवाओं की बात की है। हम महिलाओं की जब बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, कांग्रेस के लिए जुमले महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए जो वादे हैं, प्रतिज्ञा, उसको कैसे पूरा करना, उसका पूरा रोड मैप हम लेके आ रहे हैं। और जब जिस प्रकार से कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कांग्रेस की बात को घर घर तक कैसे पहुंचाए। और इसीलिए वर्चुअल डिजिटल रैली के माध्यम से इस बार हम लोग घर घर तक पहुंचेंगे। हाइब्रिड रैली होगी जहां पे ऑनलाइन तो हमारी प्रेजेंस होगी, एलईडी के माध्यम से, एलईडी वैन्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, हर वोटर तक, फोन के माध्यम से हर वोटर तक हमारी पहुंचने की एक मुहिम है। मुझे विश्वास है कि इस मुहिम को हम इस बार कार्यान्वित करेंगे। रोहन जी, मैन पावर की बात क्योंकि लगातार उठ रही है, प्रियंका जी ने भी कहा कि हम फेसबुक पे भी लाइव आ रहे हैं, तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं, टाउन हॉल जो कर रहे हैं, क्या संख्या बल भी आप लोगों ने बढ़ाया है इस डिजिटल प्रचार प्रसार के लिए? देखिए, 6 महीने पहले से हर राज्यों में हमारे कंट्रोल रूम तैनात है। हमारे वर्कर जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के हमारे लोग हैं, 6 महीने पहले से लगे हुए हैं। पूरी हमारी तैयारी है। 40 से 50 लोगों का कंट्रोल हर राज्य में है। और जिस प्रकार से कैंडिडेट की पब्लिसिटी, जो एक यूनिक कंसेप्ट इस बार होने वाला है कि जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं तब जो उम्मीदवार है उसको जनता तक पहुंचाना, क्योंकि माध्यम अभी जो है सोशल मीडिया ही रह गया, तो वो हम एक यूनिक करें कि हर उम्मीदवार के छोटे छोटे वीडियो बना के उनकी विजन क्या है, उनकी असेंबली की क्या विजन है, क्योंकि आखिर जो वोट होता है वो उम्मीदवार को होता है, उसकी विजन भी जरूरी है। जो कांग्रेस ने युवाओं को मौका दिया है, यूपी में देखिए 40% महिलाओं को एक मौका देकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया, उसको हम जनता तक पहुंचाने वाले हैं कि देखिए हम आपको ये छवि वाले उम्मीदवार दे रहे हैं जिनकी छवि साफ है, जिन्होंने स्ट्रगल की है। इस बार आप हमको एक मौका देके दीजिए, हम बदलाव की राजनीति लाएंगे। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज, कैंडिडेट की बात हो या हमारे विजन की बात हो, सोशल मीडिया वॉरियर्स के माध्यम से जनता का रिपोर्टर बन के हमारी बात जनता तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री शहनवाज हुसैन जी हैं। सर, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र जी की जो मूर्ति है वो अब इंडिया गेट पर लगेगी। इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं आप? प्रधानमंत्री जी ने आज देश के लोगों का दिल जीत लिया है। वाह, क्या फैसला है। जितनी भी तारीफ की जाए प्रधानमंत्री जी की कम है। हम लोग बचपन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते, लेकिन कांग्रेस की सरकार में सिर्फ नेहरू जी को दिखाया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान हुआ, उनके बारे में जो जानकारी चाहते थे देश के लोग वो नहीं दिया गया। आज प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय करके हिंदुस्तान के लोगों के दिल में एक बड़ी जगह बना ली है। जहाँ कभी जॉर्ज पंचम की मूर्ति होती थी, इंडिया गेट पे खाली था, इंतज़ार था इस देश को कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो नेताजी को सम्मान देगा। और इंडिया गेट पर जब नेताजी की प्रतिमा लगेगी तो देश के अंदर इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले बाग बाग हो जाएंगे। और अगर वही बात की जाए तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो अमर जवान ज्योति है उसको वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जा रहा है, वहीं पे राहुल गांधी कहते हैं कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए ज्योतिर्लिंग जो है उसको बुझा दिया जा रहा है। देखिए, इंडिया गेट तो वहीं पे है। जो ज्योति है वो ब्रिटिश टाइम में जो लोग लड़े उनको भी हम याद करते हैं, पूरा सम्मान है। लेकिन क्या ये फ्लेम अगर वार मेमोरियल में शिफ्ट हो, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस के दफ्तर में शिफ्ट कर दे? क्या दिक्कत है कांग्रेस को?
वार मेमोरियल में ये हो रहा है ना। और जो हमारे देश की रक्षा के लिए आज़ादी के बाद जो सैनिक शहीद हुए, क्या उनको याद न किया जाए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगती है, सेना को गली का गुंडा बता देती है, तो सैनिकों का सम्मान क्या होता है ये कांग्रेस क्या जाने। ये तो मोदी जी ने बड़ा अच्छा निर्णय किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी। आज यूपी कांग्रेस की घोषणा पत्र थी, उसमें राहुल गांधी कहा है कि नरेंद्र मोदी ने युवाओं को विजन दिया था, वो फेल हो चुका है, देश को नए विजन की ज़रूरत है। राहुल गांधी जी कौन सा विजन है उनका? आज तो पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, युवा नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये कांग्रेस क्या बताएगी? 50 साल हुकूमत का मौका मिला, कोई विज़न नहीं दे पाए, उसका रीज़न देंगे कि विज़न क्यों नहीं था। आज तो विजनरी प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पर वहीं जब आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो पूछा गया कि सीएम फेस कौन है, तो प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं हूं ना, मैं ही सबके बीच में हूं। कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अब वही जा रही है मैदान में। कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को अनाउंस करना चाहिए, प्रियंका जी को खुद करना पड़ा। कोई कांग्रेसी एक शब्द उनको सीएम के लिए बोलने को तैयार नहीं, एक ब्लॉक लेवल का भी वर्कर नहीं बोल रहा है कि उनको सीएम बनाओ, तो खुद ही कहना पड़ा। लेकिन क्या होगा, जब सीट आएगी 0 तो फिर कौन बनेगी उसमें से सीएम? 0 सीट से कोई नहीं बनने वाला। आएगी भाजपा, जीतेगी भाजपा, बनेंगे योगी। तो ये थे शहनवाज हुसैन जी, जिन्होंने कहा कि आएगी तो बीजेपी और जीतेंगे तो योगी। कैमरामैन राम नरेश के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ राजेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं। सर, एक नई शुरुआत आपने की है, क्योंकि आपको अनुभव काफ़ी रहा है, किस तरीके से शुरुआत को देखते हैं? क्योंकि देश के अंदर अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ कमियां ज़रूर हैं। नमस्कार। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है प्रोजेक्ट्स बनाने में, वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और ये प्रोजेक्ट्स मैंने सिर्फ भारत में ही नहीं, देशों विदेशों में भी बनाया है, अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका या फिर साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, CIS कंट्रीज़। तो जब अभी उस एक्सपीरियंस के बाद मेरा अब ये मन है कि मैं इंडियन कंपनीज़ को और फॉरेन कंपनीज़ को हेल्प करूं, उनको गाइड करूं कि ये बिज़नेस या ये प्रोजेक्ट्स कैसे किया जाता है। उसी उद्देश्य के साथ मैंने ये कंपनी बनाई है विबग्योर मार्वल्स। जैसे कि रेनबो होती है और उसके अंदर 7 रंग होते हैं और वो जुड़ के इतना सुंदर इंद्रधनुष बनता है। ये कंपनी का ये मिशन है कि सारी कंपनीज आके इकट्ठे काम करें एंड शेयर टेक्नोलॉजीज़, शेयर मैन पावर एंड शेयर रिसोर्सेज। अगर वो ये सब कुछ शेयर करेंगी, मिलजुल के काम करेंगी, तो उनकी ये कैपेसिटी बढ़ेगी कि वो मेगा प्रोजेक्ट्स बना सकें। आज के देश में जैसे आपने कहा, इंडिया के अंदर अभी भी हम कुछ विदेशी कंपनियों के थ्रू काम करना पड़ता है, लेकिन अगर इंडियन कंपनीज़ के पास वो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन वो कंपनीज़ अभी थोड़े छोटे स्केल की हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो कंपनियाँ अगर जुड़ जाएंगी, उनका स्केल भी इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मेगा प्रोजेक्ट्स फिर हम भारत की कंपनियों के साथ बना सकते हैं। और वो जो कंपनियां जब जुड़ जाएंगी, वो विदेशों में जाके भी अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकती हैं, वाटर सोर्सेज में, वाटर सप्लाई में और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में। क्योंकि उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को हमारी मैन पावर की, हमारी ब्रेन की, हमारी इंटेलिजेंस की बहुत ज़रूरत है। किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होती है, जिसकी बेसिस के ऊपर कोई फंडिंग एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक या जापान बैंक या और इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब वो प्रोजेक्ट अच्छा बन जाता है, उसके बाद वहाँ की इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करती है। तो बिल्कुल, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया, तो दूसरी तरफ आर के गुप्ता जी ने एक ऐसा मंच तैयार किया है जहां पर हमारे देश की कुछ ऐसी जो छोटी कंपनियां हैं वो आकर इनका अनुभव ले सकती हैं और देश के लिए आगे आकर कुछ काम कर सकती हैं। ना केवल देश के लिए बल्कि विदेशों के अंदर भी वो अपनी कंपनी को बड़ा प्रचार उनके बल पर जो है खुद काफ़ी मुनाफा कमा सकती हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। 2022 के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने सेनाओं के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। आप सब तस्वीर में देख सकते हैं, इस समय
सीपुर के विधानसभा क्षेत्र में है, जो शहर उत्तरी का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर अब चाय पे लोग बैठे हैं, उनसे जनता का मूड भी जानेंगे कि क्या है, लोग जो जिस तरह से किस तरह से चुनाव को देखते हैं, किस तरह के प्रतिनिधि को लेकर के आएंगे, ये तमाम चर्चाएं अभी उनसे करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 का जो चुनाव है उसको किस नजरिए से देखते हैं। भैया सबसे पहले अपने परिचय बता दें। मेरा नाम प्रशांत कुमार चतुर्वेदी है। प्रशांत जी, 2022 का चुनाव होना है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारी जो अभी की सरकारें है, जो है योगी सरकार जो है, इसने बहुत ही अच्छा काम किया है और एक ऊंचाई पर और एक विकास के क्षेत्र में हमको योगदान दिया है। और हमारा मानना है कि हम सभी लोगों से यही उम्मीद करेंगे, जो भी मतदाता हैं और जो भी चुनाव के कार्यक्रम लगे, हमारे योगी जी को सपोर्ट करें और हम भाजपा की सरकार बनना दोबारा चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, तो किस तरह का मुद्दा जो है इस चुनाव में होगा, किस तरह के प्रत्याशी को आप चुनेंगे? भैया, हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी, जो भी पार्टी जो है प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। जो ये है, तमाम लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो आपसे मतलब ये है कि आप अपना परिचय तो पहले बता दें। हाँ, मनीष पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू वाहिनी से। मनीष जी, ये बताइए कि किस तरह से इस बार 2022 के चुनाव को आप देख रहे हैं और किस तरह के प्रतिनिधि को चुनेंगे? 2022 के चुनाव को हम लोग देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और हम लोग उनको प्रधानमंत्री के लिए भेजने के लिए प्रयासरत हैं कि भारत का नेतृत्व करें। भारत जैसे राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र की घोषणा अगर कोई कर सकता है तो परम पूज्य महाराज जी कर सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत के आने की सूचना के बाद प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और हौच-पौच की स्थिति मची हुई है। उन्हें पहले से जानकारी दी थी, जेल में आकर के तिकोनिया हिंसाकांड के जो किसान हैं उनसे आकर मुलाकात करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम जेल के बिल्कुल पास में खड़े हैं। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, चारों तरफ पुलिस बल दिखाई पड़ रहा है और एक तरफ से रोड को बैरिकेड भी किया जा रहा है। मौके पर सीओ सिटी सहित अन्य जो है जिम्मेदार पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वो जेल में आकर के किसानों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो घर जाकर उनके प्रजों से मुलाकात करेंगे। हालांकि जेल मैनुअल के हिसाब से अगर बात की जाए तो जेल अधिकारी से बात की गई, उनका कहना है कि कोविड गाइडलाइन चल रहा है, इस हिसाब से मुलाकात संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात बरतते हुए प्रशासन किसी भी तरीके की हिलाहवाली के मूड में नहीं है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता भी चल रही है और 140 भी जनपद में लागू है। अब देखना ये होगा कि राकेश टिकैत अपनी इस घोषणा के बाद जनपद में आते हैं या प्रशासन उनको रोकने में सफल हो पाता है। न्यूज इंडिया, गोपालगिरी, लखीमपुर खीरी। मुंबई की सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया कही जाने वाली कमाठीपुरा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और हाल ही में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने तमाम सेक्स वर्कर की जो महिलाएं हैं, जो इस व्यवसाय में जो लिप्त रहती हैं, उन सभी के लिए राशन कार्ड बनाने की बात कही है, जिसके तहत इन महिलाओं को उनका नाम, उनका पहचान, उनका सम्मान मिल जाएगा। इस राशन कार्ड के बन जाने से न सिर्फ इन्हें जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ मिलेगा, बल्कि इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो है उस राशन कार्ड के माध्यम से बन जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं जो इसी कमाठीपुरा इलाके में पिछले कई सालों से जो है इसी व्यवसाय में जो है काम करती हैं। इनकी अपनी मजबूरी होती है, हालांकि जिस तरीके से समाज में इस तबके को हमेशा अलग नज़रिए से देखा गया है, लेकिन इनकी भी अलग मजबूरी होती है। ये कहीं न कहीं से इस शहर में, इस इलाके में लाई जाती हैं। इन लोगों से ही बातचीत करेंगे, क्या राशन कार्ड के बन जाने से इनकी जो पहचान होती है, इनका जो सम्मान है वो मिल पाएगा और सरकार की इस कदम से वो कितनी खुश हैं, किस तरीके से सरकार के इस फैसले का वो स्वागत करती हैं। ये बताइए कि सरकार जो है, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार राशन कार्ड बनाने जा रही है, तमाम जो सेक्स गर्ल जो है बात करती है, किस तरीके से इस कदम को देखती हैं? क्या राशन कार्ड बन जाने से आपकी पहचान होगी, क्योंकि आधार कार्ड बन जाएगा, उसके बाद सुविधा होगा, हमको राशन मिलेगी फ्री मुफ्त पे और प्लस हमारा पहचान होगा एक, क्या अलग तरीके से हमारा कोई पहचान पत्र नहीं है, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे कुछ प्रूफ नहीं है, तो वो प्रूफ बन जाएगा। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका जो हमारे को बना के देंगे। राशन कार्ड बनने से आपको लगता है कि आधार कार्ड बनेगा, आपकी पहचान होगी, आपके नाम का कार्ड होगा, आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, हर चीज मिलेगा। खुश है इस फैसले से? हाँ, खुश है। बिल्कुल, जिस तरीके से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जो
माया नगरी कही जाती है देश की, सारा व्यापार इस शहर से चलता है और उसी इलाके में एक ऐसा भी इलाका है जिसे रेड लाइट एरिया कहा जाता है। वैसे इस इलाके के बारे में और इस जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, वेश्यावृत्ति की बात करें, उसके बारे में कोई खुलकर जिक्र तो नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं लोग जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इनके बारे में कभी कोई सोचा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अब इनके लिए एक पहल करने जा रही है, न सिर्फ इनके समाज के लिए बल्कि इनके लिए भी एक लड़ाई जो है वो पिछले कई सालों से लड़ी गई थी। अब इनके असली पहचान, इनका अस्तित्व जो है अब सामने आएगा। कैमराबाज शेख के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ इंडिया, मुंबई। हमारे साथ खुद इस वक्त फील्ड डायरेक्टर AWC की पूनम जी मौजूद हैं। पूनम जी, जिस तरीके से जो महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाया है कि उन सेक्स वर्कर महिलाओं के लिए अब राशन कार्ड बनने जाएगा, कितनी बड़ी ये लड़ाई थी? क्या उनकी पहचान के, क्या अब राशन कार्ड बन जाने से इनको वो पहचान मिलेगी जो समाज में हमेशा देखा जाता है, इन्हें अलग नज़रिए से देखा जाता है? यस, मैं चाहूँगी कि मैं ये बात बताऊँ, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो एक कदम उठाया है हमारे जो बहनों के लिए, कि उनके लिए भी रेशन कार्ड हो, क्योंकि जब वो लोग कहीं से आते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट लेके बहुत तैयारी के साथ नहीं आते, तो उनके पास कुछ भी होता नहीं है। तो पहले अगर जब हम बात करते हैं कि राशन कार्ड नहीं था तो कितनी दिक्कतें थी, तो बहुत बड़ी बात थी कि उनको वो बात मालूम ही नहीं थी कि एक रेशन कार्ड हमारे लिए भी है जो हमारे लिए एक बन सकता है, और वो अनाज के लिए होगा या कुछ आइडेंटिटी के लिए होगा। और वो प्रोसीजर भी बहुत लंबा होता था एंड डॉक्यूमेंट काफ़ी लगते थे, जो कि वो डॉक्यूमेंट उनके पास कुछ भी होते नहीं थे। तो ये सोचना भी उनके लिए बहुत ही मुश्किल था कि हम कभी भी रेशन कार्ड अपने नाम का हम मुंबई में बना सकते हैं। पर अगर हम आज की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से मुहिम निकाली है और जिस तरीके से सोच के उनके लिए एक कोर्ट से ऑर्डर निकला है और GR तैयार किया है, उसमें बहुत सारे पेपर नहीं हैं एंड उनका अवेयरनेस करने का जो है, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ग्रास रूट पे जाती है, उनको अवेयर की है कि वो एक क्या है, रेशन कार्ड आपके किस काम में आएगा, बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत सारे पेपर्स नहीं लगेंगे, बहुत धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो ये सब अवेयरनेस करने के बाद उनका हम लोग जिस तरीके से रेशन कार्ड बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको काफ़ी उससे मदद मिल रही है। जैसे कि पहले अगर उनको घासलेट लेना था या राशन लेना रहता था तो बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि बहुत महंगा होता था और अनाज भी खरीदने में उनको बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उनकी जो आमदनी है बहुत कम होती, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन के समय की, तो बहुत सबको मालूम है किस तरीके से सभी लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अगर हम अपने रेड लाइट एरिया की बहनों की बात करते हैं तो उनका तो पूरी तरीके से पूरी ज़िंदगी ही एक तरीके से ठप हो चुकी थी। तो उस दौरान हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने इमीडिएटली राशन कार्ड बनाने के लिए सारा प्रोसीजर लागू किया एंड हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर। कैमरा नवाज शेख के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ इंडिया, मुंबई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं भूली जा सकती हैं। 2020 में जून के 14 तारीख को सुशांत सिंह की राजपूत की जो मौत हुई थी, आज भी उसका रहस्य बरकरार है। हालांकि CBI इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो आज भी उनको नहीं भूले हैं। आज 21 जनवरी है और सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है। ऐसे में उनके जो चाहने वाले हैं वो आज सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल जो है वो होने को आए हैं जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। हालांकि मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है। जिस तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो उनको याद कर रहे हैं। उनकी यादें, जिस तरह से उन्होंने अपना अभिनय फिल्मों में अपना किरदार निभाया था, चाहे सीरियल की बात करें, चाहे फिल्म धारावाहिक की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने अपने किरदार से सबका मन मोहया था, उसको कोई